नमस्कार दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पर कुछ टिप्स देखना चाहें, टिप्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स पे कुछ ऐसी टिप्स जो थोड़ा सा आपकी मदद कर सकें। तो दोस्तों पहली तो टिप हमारे पास बनती है कि नॉर्मली देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये तो आपको खुद ही देखना है। ज़रा सा एक पहले देख के चलेंगे। टिप आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। तो जैसे कई बार हमसे कहा जाता है एनोमर्स, कि भाई एक नोट्स बनाइए, राइट ए नोट ऑन एनोमर्स, ऐसे करके आपने देखा हो कई बार। तो दोस्तों क्या होता है, एनोमर्स क्या होते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स विच डिफर ओनली, ये बड़ी बात है, केवल एक जगह, ओनली इन ओरिएंटेशन ऑफ, एक कार्बन माना जाता है हेमी एसिटल कार्बन। हेमी एसिटल कार्बन के ओरिएंटेशन पे डिफर करते हैं। They differ only in orientation of hemiacetal carbon. उन्हें हम एनोमर्स कहते थे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा हो सकता है आपको देखने में मुश्किल लगे। एक 6 मेंबर्ड हेक्सागन बनाइए, ये 6 मेंबर्ड हेक्सागन जिसमें एक O लगा हुआ है, इथेरल बॉन्ड है। ये जो कार्बन नंबर 1 है, C1, ये हेमिएसिटल कार्बन है। तो कार्बन नंबर 2 पे OH नीचे, H नीचे ऊपर, OH ऊपर, H नीचे, OH H, कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4, 5 पे H ऊपर, CH2OH। ये जो अब तक मैंने बनाया है, ये CH2OH ऊपर है, तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने 5 कार्बन बनाए 1 के अलावा 2 3 4 5, इनके जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। देखिए बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन इनके, जैसे वहां बनाया था ऐसे ही यहां बनाए। OH H 2 बार बनाएंगे तो बन जाएगा, बस कार्बन नंबर 3 पे उल्टा बनाते हैं, जैसा यहां भी उल्टा ही बनाया था। बाकी सब में OH नीचे रहेगा। कार्बन नंबर 5 पे OH है नहीं, CH2OH। और ये जो कार्बन नंबर 1 है, C1, ये वाला जो कार्बन है, इस पे अगर OH नीचे है, H ऊपर है, इस CH2H की रेस्पेक्ट में देखते हैं एक्चुअली तो, पर हमें तो ज़्यादा नहीं काम करना। एल्फा, इसे एल्फा कहते हैं, और इसी कार्बन को केवल ऊंचे ऊपर कर दें ऐसे, इसे इस ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। नाउ दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अब ये बीटा डी ग्लूकोज, और ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं, क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन की ओरिएंटेशन पर डिपेंड करते हैं। तो ये एनेंशियोमर नहीं है। अगर आपने कभी एनेंशियोमर पढ़ा है तो नहीं है। एनेंशियोमर तब होता है जब दोनों डिफर कर जाते हैं। ये एक दूसरे के एनोमर्स हमेशा एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। अगर आप थोड़ा और डीप में जाना चाहें, वैसे जरूरत नहीं है। और इस प्रोसेस को कि कोई क्या दे, अल्फा डी और बीटा डी बनाए कोई, इस प्रोसेस को, इन दोनों को एक दूसरे का एनोमर्स कहते हैं। और जो कंपाउंड है जब वो पानी में डालते हैं तो दोनों चीज बनाता है, तो इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अगर कोई कंपाउंड अपनी दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। कभी बात करेंगे। तो अगर आपसे कोई कहे राइट ए नोट ऑन एनोमर्स, तो एनोमर्स याद रखना हमेशा, एनोमर्स ऑफ ए कंपाउंड डिफर, वो डिफर करेंगे
इन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करें। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टी होंगी, डेंसिटी एटसेट्रा, सब में डिफर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर कभी आपको एनोमर्स पे लिखने को आए तो आप बता पाएंगे। एक और टॉपिक है हम इसमें देखें तो दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट्स में एक बड़ा फेमस टॉपिक होता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। कौन से कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस पे क्या प्रोडक्ट मिलता है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑर्गेनिक में थोड़ा आज ही अलग चलता है। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो दोस्तों जो मोनोसेकेराइड्स हैं, ये तो सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। ये तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होते हैं खुद। कुछ मोनोसेकेराइड के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये कुछ मोनोसेकेराइड्स हैं। तो ये सिंपलेस्ट शुगर है, इनसे नीचे कुछ नहीं है। तो अगर मैं क्या करता हूं कि मान लो मेरे पास कोई चीज है और मैं उसको सेपरेट करता हूं, मतलब बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे थर्माकोल बॉल्स हैं, बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें एक एक करके सेपरेट कर रहा हूं, तो जो अलग वो मेरे पास बॉल निकल के आई वो एक सिंगल है। अब उसे तो आप कोई सेपरेट नहीं कर सकते, वो तो अकेली खुद की है, या तो आप उसे तोड़ दीजिए। तो ऐसे ही मोनोसेकेराइड तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, डू नॉट हाइड्रोलाइज। हम में से कुछ लोग समझते हैं कि पानी में घुलने को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ऐसा नहीं है। पानी में घुलने को हाइड्रोलाइसिस नहीं कहते, घुलने को हाइड्रोलाइसिस नहीं कहते। पानी में घुलने को तो डिजोल्यूशन कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस टर्म तो तब देते हैं जब कोई कंपाउंड अपनी नेचर चेंज कर देता है, मतलब कुछ अलग डिफरेंट प्रोडक्ट बना देता है पानी के अंदर जाके। मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझते होंगे। तो मोनोसेकेराइड में क्योंकि इसमें डू नॉट हैव ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, आपने कहा ये क्या मतलब है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो मोनोसेकेराइड के बीच में बनता है, बिटवीन बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब डाइसेकेराइड है तो दो, मान लो ये एक मोनोसेकेराइड है, लेट में मान लो मेरे पास ये एक मोनोसेकेराइड है, दिस वन, ये दूसरा मोनोसेकेराइड, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पानी में डाला तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूट के दोनों अलग अलग हो गए, तो ये दोनों मोनोसेकेराइड बन गए। अब डाइसेकेराइड में तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, इसलिए वो पानी में डालने पे हाइड्रोलाइज होगा। पॉलीसेकेराइड में ऐसे बहुत सारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे, इसीलिए वो हाइड्रोलाइसिस होगा। तो इसमें डू नॉट हैव ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसीलिए ये हाइड्रोलाइसिस नहीं शो करता मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेंगे। अब जहां तक बात आती है डाइसेकेराइड की, तो इसका मतलब इसमें दो मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं। हमारे पास तीन फेमस डाइसेकेराइड हैं। एक है सुक्रोज जो चीनी होती है, एक है हमारे पास में माल्टोज, और एक है हमारे पास में मिल्क शुगर जो होती है, दैट इज लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज नॉर्मली ग्रेन्स में पाई जाती है। तो सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या देता है? अल्फा डी ग्लूकोज बनाता है और साथ में बीटा डी फ्रक्टोज बनाता है। अभी एनोमर्स पढ़ाए थे ना, तो ऐसी कभी फ्रक्टोज के एनोमर्स बना के दिखाएंगे आपको। दो चीजें बनाता है सुक्रोज। माल्टोज हाइड्रोलाइसिस करने पर केवल दो मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बनाता है। जैसे ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दो बना रहा था, ये केवल
2 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज बनाएगा, तो 2 ही, ये भी 2 बनाएगा। अब यहां पे दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज थे। ये हाइड्रोलाइसिस करने पर एक तो बीटा डी गैलेक्टोज बनाता है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, वैसे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये आपको समझ में आने लगेगा, और एक बीटा डी ग्लूकोज बनाता है, लैक्टोज जो होता है। आई होप आपको डाइसेक्राइड समझ में आ गया होगा। पॉलीसेक्राइड की अगर बात करें तो पॉलीसेक्राइड में आपके सिलेबस में 3 मेन पॉलीसेक्राइड हैं। एक है स्टार्च, हम सुबह शाम तक स्टार्च खाते हैं। स्टार्च के अंदर ही 2 कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ये भी पॉलीसेक्राइड है, अमाइलोज भी अमाइलोपेक्टिन भी, ये दोनों मिलकर स्टार्च बनाते हैं। मतलब बड़ा स्टार्च एक बड़ा पॉलीसेक्राइड है जिसमें 2 तरह के पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे स्टार्च 2 तरह का होता है, स्टार्च में 2 चीजें मिलकर बनता है। तो स्टार्च को आप हाइड्रोलाइसिस कर लें, या फिर आप अमाइलोज को हाइड्रोलाइसिस कर लें, या फिर आप अमाइलोपेक्टिन को किसी को भी हाइड्रोलाइज कर लें। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो अगर आप स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट अल्फा डी ग्लूकोज मिलने वाला है। ऐसे ही दूसरा पॉलीमर होता है ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। हम जो स्टार्च होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। एनिमल स्टार्च हमारी बॉडी में, लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में ये डिपॉजिट रहता है। ग्लाइकोजन ये भी क्या होता है, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन होता है। तो जब ये एमाइलोपेक्टिन जैसा है तो ये भी हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्फा डी ग्लूकोज बनाएगा। बड़ी आसान सी बात है, पॉलीसेक्राइड में तो सब अल्फा डी ग्लूकोज ही बना रहे हैं। और तीसरा जो सेलुलोज है, आपने बड़ा नाम सुना होगा इसका, ये हाइड्रोलाइसिस करने पर बीटा डी फ्रक्टोज बनाएगा। तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए याद करना कि पॉलीसेक्राइड में तो केवल एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो अल्फा डी ग्लूकोज नहीं बनाता, दैट इज द सेलुलोज दैट फॉर्म बीटा डी फ्रक्टोज। और जहां तक डाइसेक्राइड की बात थी तो सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, माल्टोज तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज बनाएगा, और लैक्टोज थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। बस इतना सा आपको याद करना है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट आपको याद हो गए होंगे। काफी हद तक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कुछ हद तक समझ में आया होगा। ऐसी किसी क्लिप में फिर दोबारा आपसे बात करेंगे दोस्तों। तो